YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रेशोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये रेशोज दी हुई हैं, इनको जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना सेम टेबल से कट कर करके इनको हम छोटा कर सकते हैं, उतना हमने इनको कट करके छोटे से छोटा वैल्यू को बनाना है। तो रेशो को उर्दू में बोलते हैं निस्बत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3 भी लिख सकते हैं या 2:3 भी लिख सकते हैं, या इस तरह इज़ टू रेशो की जगह पे ये भी लिख सकते हैं 12:120। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ इसको लिखने के अंदाज़ हैं। ये एक आसान चैप्टर होता है, आइए इसको देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट है 75 रेशो। ये 2 डॉट्स होते हैं बेटा, इसको डॉट्स हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप देखते हैं ना क्लॉक का जो टाइम चल रहा होता है, बिल्कुल सेम वही डॉट्स हैं। इनका इसको बोलते हैं रेशो, उर्दू में कहते हैं निस्बत, ऐसे उर्दू में ये कहते हैं। तो इसमें 2 नंबर हैं, दोनों नंबर्स को सेम टेबल से हमने कट करना होता है। सेम टेबल जो सा भी आपके ज़हन में आता है उसी से आपने करना है। ये एक जैसे ये 5 से भी कट हो रहा है, अगर 5 से कट करेंगे तो आंसर एंड तक वही आएगा। जब एंड बचेगा ना, एंड सेम होता है सबका ही। तो अगर आपको बड़ा को टेबल याद है तो हम बड़े टेबल से भी इसको कट कर सकते हैं। जैसे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना, 25 3 दा 75 होता है, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 होता है। तो ये 3:4 इसका आंसर आ गया। तो जो मेरे पास बुक है, बुक के पीछे इसका आंसर इस तरह करके दिया हुआ है 15:2। लेकिन हमने इसका बेसिकली मेथड सीखना है। मेथड से जब हम करेंगे ना तो बेटा यही आंसर आता है। लेकिन जो बुक वालों ने पीछे किया है उसका मुझे एक अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने इसको 75, ये तो पीछे आंसर दिया हुआ है ना, उन्होंने 75:10 दिया होगा ऐसे करके, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू हो तो हमने इसका रूल यही है, सेम टेबल से डिवाइड करना है। तो ये जैसे ये देखें कि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इनको अगर 5 से डिवाइड करें, 75 को 5 से, 5 1 दा 5, 2 बच गए, 5 5 दा 25। अगर 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 10 आता है, 5 2 दा 10। अगर 75:10 हो तो फिर बेटा आंसर ये आता है, ये मैंने किया है। लेकिन जो अभी मेरे सामने बुक है, आपने भी देखी है, बुक के ऊपर अगर 100 है तो उसके मुताबिक ये आंसर आता है। हमने बस इसका जो तरीकाकार है उसको हमने देखना है, क्वेश्चन चाहे जो सा मर्जी आ जाए। सेकंड पार्ट है 12:120। इसको हम पहले रेशो की फॉर्म में लिख लें, 12:120, 120। अब ये भी 12 है, ये भी 12 है, इसके साथ 0 का फ़र्क है ना। हम ये 12 से डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं। 12 1 दा 12, फिर 12 1 दा 12, 0 का 0 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1:10। ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में है 2 kg इज़ टू 800 ग्राम्स। तो जब भी रेशो निकालनी होती है तो उनका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर एक तरफ kg है तो दूसरी तरफ भी kg हो, या एक तरफ ग्राम्स है तो दूसरी तरफ भी ग्राम्स हो, जो भी यूनिट हो हमेशा दोनों साइडों पे सेम यूनिट होना चाहिए। तो इसमें जो बेहतर होता है ना, बड़े यूनिट को छोटों में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे लिए आसान होता है। तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। के का मतलब भी 1000 होता है ना, 1000 ग्राम, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। के का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम। तो 1 kg में 1000 और 2 kg में 2000। क्या ग्राम हुए ना, एक दफ़ा ऐसे करके ग्राम लिख ही लें ताकि गलत फहमी में ना रह जाएँ। ये जी का मतलब भी ग्राम होता है, साथ एम लिखना तो भी लिख लें। तो अब देखें कि इसमें अब कैंसलेशन की बारी आ गई। जब दोनों तरफ 0 हो ना तो बराबर बराबर 0 हम सेम टेबल से कट कर सकते हैं। 2 0 कम से कम दोनों में है ना, 2 0 से इधर 2 0 अल्लाह को प्यारे हो गए, बाकी क्या रह गया, इधर 8 और इधर रह गया 20। अब इन दोनों में देखो कि ये दोनों
4 के टेबल से कट हो रहे हैं। अगर हम 2 के टेबल से करेंगे फिर भी आंसर वही आएगा। 2 से करेंगे तो 2 दफ़ा करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड एक दफ़ा करेंगे, फिर अगले स्टेप में फिर करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट टेबल बड़ा उसे याद है, जैसे मैं अभी बताया 4 है तो 4 से डायरेक्ट कर लें, 4 2 दा 8 और 4 5 दा 20। आंसर आ गया 5:2। इसको 5:2 ही लिखना है। कभी हम अगर ऐसे लिख देंगे ना 2:5 तो ये गलत होता है। ये जो उनकी तरतीब दी होती है उसी तरतीब में ही रखना होता है। फोर्थ पार्ट है, इसमें फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन को भी बेटा सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। तो मेथड वही आसान होता है जो समझ में आ जाए। तो इसका जब 2 वैल्यू के दरमियान में रेशो ना, 2 फ्रैक्शनों के दरमियान में रेशो हो, तो उसको मैं इस तरह से करवाता हूँ। जिसकी फ्रैक्शन में कुछ ना हो उसकी फ्रैक्शन में 1 हम लिख सकते हैं। तो जब 2 फ्रैक्शन हो ना रेशो हो, तो मैं इसका ये करवाता होता हूँ कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं और कुछ इसको बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। हमेशा नीचे वाली वैल्यू ने ऊपर जाना होता है, ये एक रूल है पक्का। ये नहीं है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी। 3 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 दा 15 और 1 को 2 से किया तो 2 1 दा 2। अब देखें ये 2 और 5 15 सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे आगे अगर सेम टेबल से कैंसलेशन हो रही हो तो कर लेनी होती है। इस पार्ट में 2 फ्रैक्शन के दरमियान में रेशो का साइन है। जब 2 फ्रैक्शन हो, रेशो उनके दरमियान हो, तो इसका जो सबसे आसान तरीका है ना, 2 रेशो के दरमियान इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 6 1 दा 6 रेशो दरमियान में रहता है और 4 ने इधर जाना है, हमेशा नीचे वाली वैल्यू ने ऊपर जाना। 4 1 दा 4। अब यहाँ पे आके देखो फ्रैक्शन वाली बात ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे आके देखना होता है कि ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं। बिल्कुल, ये भी तो 2 के टेबल से कट हो रहा है, ये भी 2 के टेबल से कट हो रहा है। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 6 आता है, 2 3 दा 6। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 आता है, 2 2 दा 4। तो 3:2 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं फ्रैक्शन की, 1/99, रेशो 1/66, रेशो 2/33। तो जब 3 रेशोज़ आ जाएँ, यानी 3 वैल्यूज़ आ जाएँ, तो उसका वक्त तरीका क्या है? ये जो इस पर अभी मेथड हम कर रहे हैं ना, ये मेथड हम 2 वाली जो फ्रैक्शन होती है जिसमें 2 वैल्यूज़ होती है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 के लिए ये ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन ये जो मेथड भी करने वाले हैं ये भी हम 2 वाली पे कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो नीचे वैल्यू होती हैं, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, उन सब का एलसीएम निकाल लें। रफ में एलसीएम निकाल लें। तब देखिए कि ये किस से डिवाइड हो रहे हैं। 11 से हो रहे हैं, अगर आपको और नहीं याद 3 से हो रहे हैं, 3 से कर लें। 3 3 दा 3 3 दा 3 2 दा 3 2 दा 3 1 दा 3 1 दा। अब यहाँ पे आके 11 से कर लें, डायरेक्ट ही बात ख़त्म करते हैं। 11 3 दा, क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर ही है ना। 11 2 दा और 11 1 दा। अगर सेम टेबल से डिवाइड ना हो रहे हो, कम से कम 2 नंबर सेम टेबल से ज़रूर डिवाइड होने चाहिए। अगर डिवाइड ना हो रहे हो तो यहीं पे डिवीजन को स्टॉप कर दें। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। इनको मल्टीप्लाई किया, 11 3 दा 33, 33 को 9 से 3 से किया तो 33 को 3 से किया तो 99, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 शायद आता है। ठीक है ना। ये अब यहाँ पे आके एक तो इसमें एलसीएम लेके ऐसे वो वाला मेथड भी है, लेकिन एक जो मेथड बेहतर है ना, जो नेक्स्ट क्लासेस में भी 9th में या 10th में जाके इस्तेमाल होता है, वो होता है कि इस नंबर को जो एलसीएम आया इसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1/99 के साथ भी 198 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो इसका एलसीएम है ना, एलसीएम के साथ सब को मल्टीप्लाई कर दो। 1/66 इसको भी 198 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 2/33 इसको भी 198 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें ये कैल्शियम होता है ना, ये सेम टेबल से कट हो रहे होते हैं बेटा जी, इसको कट करना है। 99 का डबल करो ना तो 198 होता है, यानी कि 1 दा 99 2 दा ये। अब 66 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये होता है। अगर आपको ना पता चले, आपने सिंपल तौर पे डिवाइड कर लेना है ऐसे, 198 डिवाइड बाय 66 ऐसे करके डिवाइड करके भी आपने चेक कर लेना है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 66 1 दा
66 3 दा। अब इसमें देखिए को इसको 33 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 198 आता है, ये 6 के साथ बेटा आता है, ऐसे करके। ठीक हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, रेशो तो दरमियान में है ना, इनकी वैल्यू को आपसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 दा 2। रेशो अपनी जगह पे कायम है, ये कायम है, और वैल्यू को रेशो के आर पार नहीं लेके जाना होता है। जो रेशो की वैल्यू है वो आपस में अपने हदूद में उन्होंने रहना है। 3 1 दा 3 और 6 2 दा 12। अब 2 3 और 12। अब देखें, अब इसमें तीनों वैल्यू सेम टेबल से कट होनी चाहिए। तीनों नहीं हो रही, या तो ये और ये हो रही हैं, या ये और ये हो रही हैं, लेकिन तीनों सेम टेबल से कट नहीं हो रही, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। ये बड़ा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन। अननोन क्या होता है? ये जो बीच में वेरिएबल दिए होते हैं, ये है ना, जो ABC अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, इनको अननोन कहते हैं। अननोन की वैल्यू मालूम कीजिए इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? दो रेशो का जो कंपैरिजन होता है ना, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे ये रेशो ना, ये 2 रेशो है और ये रेशो है, 2 रेशो का जो कंपैरिजन होता है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शन में कम से कम 4 वैल्यू होती हैं, 2 उधर 2 उधर। इसको लिखने के और भी अंदाज़ हैं, ये भी है, जैसे ये रेशो को मैं हमने बताया ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी रेशो ही है। तो आइए देखते हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा आसान है, उसी की जैसा ही है। तो आइए देखते हैं। इस वाले साइन के बारे में तो आप पहले सीख ही चुके हैं कि इसको रेशो बोलते हैं। ये जो 4 डॉट्स इकट्ठे होते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसको प्रोपोर्शन को लिखने के भी कई तरीके हैं। जो आपकी बुक में है वो तो उन्होंने दिया हुआ है कि जो अंदर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है और बाहर वाली वैल्यू को बाहर मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो जिसको मर्ज़ी हम पहले लिख सकते हैं कि जिस तरह जिसके साथ वेरिएबल हो ना, उसको पहले हम लिख दें। एक बात मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ, आपको बताता जाऊँ। अंदर वाली जो वैल्यू होती है उनको बोलते हैं मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, MEN मीन्स कहते हैं जो अंदर वाली वैल्यू का प्रोडक्ट कहते हैं कि मल्टीप्लाई। ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम कहते हैं बाहर वाली वैल्यूज़ को। एक्सट्रीम्स। तो इसका जो ये साइन है ना, ये चाहे हम ये वाला साइन ऐसे नीचे को लगा लें और ये वाला ऊपर से ऐसे कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। तो चाहे इसको लिख लें इधर, इसको लिख लें इधर, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आपके वैसे ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो पहले उसको लिख लें जिसके साथ अननोन है, कोई वेरिएबल है। तो P को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3P ऐसे लिख दें। इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, दरमियान में इक्वल आ जाएगा। अब अंदर वाली वैल्यू को अंदर वाली को अंदर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू बाहर वाली वैल्यू को बाहर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 12। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये वाली वैल्यू रह जाएगी इधर ही। ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये एक ना ओकेशन बन गई है, जिसको ओकेजन बोलते हैं, वो बन गई है। अब आगे वही जैसे ओकेजन को या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। 3 1 दा 3 2 दा। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 दा 24। अब नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये P की वैल्यू मालूम करनी थी, P की वैल्यू ये आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी जब इस तरह से रेशो या प्रोपोर्शन की फॉर्म में दिया हो तो अंदर वाली वैल्यू को अंदर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है और बाहर वाली वैल्यू को बाहर मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे लिख भी लेना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो जो वेरिएबल होते हैं उनको लेफ्ट साइड पे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। x को x से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे डायरेक्ट कर लें या एक्स्ट्रा में ऐसे शो कर लें, और 8 को मल्टीप्लाई कर लें 18 के साथ। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 होता है। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है x की, ऊपर इसके है स्क्वायर, तो स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट के साथ। अगर इसका स्क्वायर
ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो इसके दोनों तरफ ही स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आगे फिर इन दोनों वैल्यू का ऊपर स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स बच गया। 144 किसका स्क्वायर होता है? जब हमने स्क्वायर रूट के क्वेश्चन किए थे वहाँ पे मैंने कहा था 20 तक आपने टेबल याद करने हैं। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 बेटा 12 का होता है। अगर आपको बिल्कुल भी ये समझ ना आए तो आपने इस तरह साथ ही रफ में इसका बाय डिवीजन मेथड आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, ठीक है ना। ऐसे करके जो भी इसका मेथड है उस मेथड के मुताबिक आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना और इस तरह एक्स की वैल्यू आ गई। इस वाले पार्ट में भी रेशो फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जिसके साथ वेरिएबल होता है ना उसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेना चाहिए। अब 5 को m से मल्टीप्लाई करें तो 5m इक्वल टू, और अंदर वाली वैल्यू को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी है कि जैसे m की मालूम करनी है, m अकेला इधर रहेगा, बाकी जो भी इसके साथ वैल्यू होगी ये इक्वल के उस पार चली जाएगी। 8 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 5। अब 5 और 15 सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, हम इनको कैंसिल कर देंगे। 5 1 दा और 5 3 दा। अब इधर 8 बच गया और ये 3 है, 8 3 दा 24, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये m की वैल्यू आ गई। एक और चीज़ भी बताता चलूँ अब, क्योंकि आप बड़ी क्लास हो गई है, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके आंसर के साथ प्लस माइनस लाजमी तौर पे लिख लेना है। छोटी क्लासों में तो बच्चों को नहीं कहते, तो जब 8th में आ जाएं उसके बाद फिर ये कर लेना चाहिए। अब इसमें भी देखो कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, m को m से मल्टीप्लाई करें तो m स्क्वायर हो गया, चाहे डायरेक्ट या मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 7 मल्टीप्लाई बाय 28, ये एज इट इज़ आ गया। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 196। अब हमने m की वैल्यू मालूम करनी है, ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो स्क्वायर रूट ख़त्म होता है स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट के साथ, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 196 का स्क्वायर रूट निकाल लें। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 196 होता है, इसके साथ प्लस माइनस, तो ये बेटा m की वैल्यू आ गई। इस वाले क्वेश्चन में भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो जिसके साथ वेरिएबल है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, यानी उसको पहले लेफ्ट साइड पे लिख लें। x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, वेरिएबल हमेशा मल्टीप्लाई में बाद में लिखते हैं। इज इक्वल टू, ये इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 150 के साथ। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रहेगा इधर ही, ये 100 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के पार जाके उधर डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब इसमें एक ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गया, अब बाकी बच गया 15 और ये बच गया 10, चाहे नीट करके लिख लें ऐसे करके, ओवर 10। इनको सेम टेबल से 2 1 दा 2 5 दा। अब 5 और 15 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 5 1 दा 5 3 दा। अब ऊपर 3 बच गया, नीचे 1 नहीं है, x इक्वल टू 3। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में देखें कि अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सिंपल लैंग्वेज में अंदर वाली वैल्यू को अंदर वाली से मल्टीप्लाई करना है और जो दोनों बाहर वाली हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जिसके साथ वेरिएबल है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, 8 को y से कर लें तो 8y इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसमें हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, y रह जाएगा इधर ही, और जो 8 है ये 8 दूसरी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इनको आप सेम टेबल के साथ कट करें, इनको करेंगे तो 2 से, इनको करेंगे तो 4 से भी कट कर सकते हैं। 4 से करते हैं, 4 2 दा 4 3 दा। अब 2 और 6 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर कट नहीं करना होता, ना ही नीचे वाली वैल्यू को नीचे कट करना होता है। एक वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, दूसरी नीचे।
तब इसमें देखिए 2 और 6 सेम टेबल से काटोगे 2 से, 2 का टेबल 1 तक काउंट करें 2 आता है, और 2 का टेबल 3 तक काउंट करें तो 6 आता है, 2 3 6। अब ऊपर बात किया 3 और 3, 3 3 9, जगह कम बचेगी ऐसे करके लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 9। 7th पार्ट है, तो जैसा हम पहले सीख चुके हैं कि रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो प्रोपोर्शन होती है उसको इक्वल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका इस जैसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो यहाँ पे ये है कि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर और इसको इधर। हमेशा नीचे वाली वैल्यू नहीं ऊपर जाना होता है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, और 5 को p से। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो वैल्यू रहेगी उधर ही, p इधर ही रहेगा, और ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब कैंसिलेशन देख लें, 5 और 20 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 5 1 दा 5 4 दा 20, अब 4 टू द 8, p इक्वल टू 8। ऐसे p इक्वल टू 8 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर p को लेफ्ट साइड पे लिख लें, p इक्वल टू 8, बात एक ही है, p 8 की इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट है, इसका भी मेथड लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही, अगर फ्रैक्शन हो तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई। हमेशा नीचे वाली वैल्यू ने ऊपर वाली वैल्यू के पास जाना होता है। तो p जब 10 के पास जाएगा तो इसको लिख देंगे 10p इक्वल का इक्वल, और 3 ने 5 के पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि p की वैल्यू मालूम करनी है, p इधर रहेगा, ये वैल्यू उस तरफ चली जाएगी। इस तरफ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 10 डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब इसमें कैंसिलेशन की बारी आई, तो 5 और 10 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 5 1 दा 5 2 दा, तो p इक्वल टू क्या आ गया 3/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। मेन जो आंसर है वो आ चुका है, p की वैल्यू ये है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1/5 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर और मिक्स फ्रैक्शन में करें तो 1 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बेटा ये क्वेश्चन है ना, इनको हम इस तरह रेशो की फॉर्म में भी कर सकते हैं, प्रपोर्शन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, इनके डिफरेंट मेथड हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि मेथड वही आसान होता है जो समझ में आ जाए। हर टीचर भी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हर बंदा वही करवाता है जो उसको आसान महसूस होता है। तो बाकी मेथड ये नहीं है कि मेथड वो गलत हैं, गलत नहीं है, बात आती होती है समझ आने की। क्वेश्चन 3 है, इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, इसका साथ साथ मैं क्या ट्रांसलेशन करता जाऊँ। 150 शर्टें सिल सकती हैं, स्टिच का तो सिलाई होना, ऑन 6 स्विंग मशीन्स, सिलाई मशीनें 6 सिलाई मशीनों के ऊपर 150 शर्ट्स सिलाई हो जाती हैं इन अ डे, एक दिन में। हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। तो कह रहे हैं कि इसी तरह कि वो जो है 225 शर्ट्स एक दिन में तैयार करनी हों तो वो कितनी उसके लिए मशीन चाहिए। और नेक्स्ट इसका ग्राफ है कि ग्राफ पे भी शो करें इसको। तो आइए पहले इसको ना, जो मुश्किल चीज़ है ना ज़्यादा वो ये वाली है, ये भी देखते हैं, फिर ग्राफ भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो बात आपने गौर करनी है, थोड़ी सी बात पे ध्यान देना है। जो चीज़ इसमें मालूम करनी है ना, जैसे इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये शर्ट्स हैं और फिर ये मशीन्स हैं, फिर हाउ मैनी मशीन्स, यानी मशीन मालूम करनी है, इतनी शर्ट्स हों तो मालूम क्या करना है, मशीन्स। तो जो मालूम करना हो ना उसको लिख लें पहले, आप बाद में भी लिखेंगे तो आंसर गलत नहीं है। ये एक मैं बता रहा हूँ ना कि एक ट्रिक होता है थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने का हर बंदे का। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक मशीन है और दूसरी शर्ट्स है, ठीक है ना। तो जो उन दोनों, पहले स्टेप में दोनों की वैल्यू दी हुई है, दूसरे स्टेप में दोनों में से एक वैल्यू दी हुई है, एक मालूम करनी है।
तो जो मालूम करनी है उसका नाम पहले लिख लें और दूसरे का बाद में लिख लें। शर्ट्स, पहली लाइन में वो दोनों वैल्यू लिखें जो दोनों गिवन है। शर्ट्स 150 हैं, शर्ट्स के नीचे शर्ट्स की वैल्यू और मशीन्स के नीचे मशीन्स की वैल्यू। अब दूसरे स्टेप में हाउ मैनी मशीन्स, जो मालूम करना है, मशीन मालूम करनी है। अब दूसरी जो दो वैल्यू ना वो दूसरी लाइन में लिखनी है हमने। तो जो मालूम करना है वो x और शर्ट्स कितनी है 225। ये बात ज़रा ध्यान से आपने लिखनी है। तो अब देखें कि यहाँ पे आके ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है क्वेश्चन। तो में तो इसके मेथड तो और भी हैं, शॉर्ट भी हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे वो भी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आगे नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका जो छोटा कंसेप्ट है ना यहाँ पे समझा होगा तो आपको लिए ना आगे मुश्किल नहीं होगा। ये जो एक्स वाली वैल्यू होती है ना, जिसका एक्स होता है, इनको हमेशा बिना सोचे बिना समझे आंखें बंद करके एक्स ओवर ये साथ ही इक्वल का साइन। होगी बात क्लियर? हर क्वेश्चन में ये रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स ओवर ये, अगर एक्स सामने एक साइड पे लिखा हुआ है ना इधर, एक्स ओवर ये जो भी वैल्यू यहाँ पे है, एक्स ओवर ये साथ ही इक्वल का साइन, ये बातें तीन, एक्स ओवर ये साथ इक्वल का साइन, ये बातें पक्की अपने दिमाग में बिठा लें आप। अब जो अगली जो कॉलम, अगला कॉलम, इसको हमने एक्स वाले के साथ कंपेयर करना होता है। अगर 150 शर्ट्स हों तो उसको 6 मशीनें तैयार कर लेती हैं। अगर शर्टें पहले से ज़्यादा हो गई हैं तो उतने ही टाइम में शर्टें तैयार करने के लिए मशीनें हमें पहले से ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? शर्टें ज़्यादा हो गई हैं तो मशीन्स भी हमें ज़्यादा चाहिए। ये भी ज़्यादा हो गई हैं तो ये भी ज़्यादा। अगर दोनों वैल्यू ही ज़्यादा हो रही हों, ये तीर मैं बनाता हूँ कि ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर आसमान की तरफ, ये दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हों या दोनों ही कम हो रही हों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो यहाँ पे अभी मैं एक बात करने लगा हूँ जिसको आपने पल्ले बांधना अच्छी तरह से। दोनों वैल्यू कम हो रही हो कि यानी कि जिन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर एक वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि दूसरी भी ज़्यादा हो जाएगी, जो भी होगी ना ज़्यादा होगी। तो दोनों ज़्यादा हो रही हों या एक कम होने से दूसरी भी हमें अंदाज़ा है कि कम हो रही हैं, तो दोनों कम हो रही हों तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये कहीं बताना नहीं है, ये सिर्फ हमने समझना होता है। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका क्या होता है? नीचे से ये दरवाजे से जाते हैं या ऊपर से छतें फैला के आते हैं? सीधा तरीका होता है हम नीचे से ही जाते हैं, ऊपर से स्टेप्स से, गेट के स्टेप्स होते हैं, स्टेप से हम ऊपर गेट को चढ़ जाते हैं। ये अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन हो, दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हो या दोनों कम हो रही हो, तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो सीधा तरीका होता है नीचे से ऊपर जाना। तो ये वैसे याद रखने का ट्रिक है ना। इसका मतलब ये होता है कि पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे 225 डिवाइड बाय, फिर इसको लिखेंगे। भाई यही इसमें स्टेप होता है जो मुश्किल होता है। आगे वही जैसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स इधर ही रहेगा, ये 6 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो अब देखें इसकी कैंसलेशन देख लें कैसे होती है। 6 ये 6 के साथ ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। ये 25 के साथ भी हो रहा है। मुख्तलिफ टेबल्स हैं तो 25 से करते हैं इनको, मुझे लग रहा है कि आसान है। 25 का टेबल 6 तक करें ना। 25 4 दा 100 होता है, 25 6 दा 150 और 25 9 दा 225 होता है। अब 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, 6 1 दा 6 1 दा। अब x इक्वल टू 9। x हमारा क्या था? मशीन्स। इसके साथ लिख लेंगे मशीन्स। मशीन्स रिक्वायर्ड, या ऐसे करके लिख लें आप। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स 180 रुपीज़, 12 एग्स अंडे 180 के आते हैं। हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद 270 रुपीज़।
अच्छा, उसका ग्राफ रह गया, ग्राफ पहले बना लें मेरे ख्याल। इस तरह करके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कर लें, चाहे आप ग्राफ पेपर पे बना लें या इसको वैसे ही पेज के ऊपर बना लें। तो अब इसमें एक हमारी मशीन है और एक हमारी शर्ट्स हैं। तो इन दोनों में से मशीन या शर्ट को जिस तरफ मर्जी आप कर लें, इसमें कंडीशन नहीं है। एक तरफ मशीन कर लें, एक तरफ वो शर्ट्स कर लें। इस तरफ मशीन कर लेते हैं चलो, और इस तरफ शर्ट्स कर लेते हैं। मशीन्स क्योंकि हमारी मैक्सिमम 9 तक ही हैं, हम इसको चाहे तो क्योंकि 6 और 9 की तरह की वैल्यू आई है तो हम इसको कर लेते हैं 3 के टेबल से। इसका जो डिफरेंस ना 3 का कर लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12। यहाँ लिख भी लेते हैं कि ये 3 है, ये 9 है, ये 12 नहीं 3 के बाद 6 है, ये 9 है और ये 12 है। इसी तरह जो हमारी शर्ट्स हैं वो एक शर्ट की वैल्यू है 150 और दूसरी है 225। तो ये तकरीबन हम 25 का डिफरेंस करेंगे ना तो उसमें ये आ जाएगा। तो ये लाइन चाहे आप और लंबी ड्रा कर सकते हैं, इसमें बस इक्वल फासला होना चाहिए, पर ये ध्यान रखना है। चाहे स्केल साथ रखें ना, स्केल के साथ आप इक्वल फासला कर लें। तो एक जो इंटरवल है ना, जो एक जो गैप है यूनिट है वो ये 25 का रखें आप। 25, 50, 75, 100, फिर 125, फिर 150, फिर 175, 200, 225, 250, 275। भाई इतना की लिखना काफ़ी है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है ना दोनों वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब देखिए पहली वैल्यू हमारी थी 6 और 150। इधर से 6 की तरफ से आए, ये 6 है, और इधर 150 और 6 इधर से। इधर से 6 के सामने ये डॉट है, इधर 150 के सामने ये 6 और 150 का डॉट है। अब दूसरी वैल्यू हमारी थी 225 का आंसर हमारा आया 9। 225 और 9, ये 9 है और 225 ये है, इधर से आना है। ये चाहे ना हम ऐसे करके स्केल के साथ ऐसे डॉट डॉट भी लगा सकते हैं सीध करने के लिए यहाँ पे ऐसे। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं ना, इनको स्केल के साथ आप लोगों ने एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये इसका बेटा ग्राफ बन चुका है। क्वेश्चन 4 है, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स, ये एग्स हैं, ये उनकी प्राइस है, यानी कि प्राइस भी कह सकते हैं, ये रुपीज़। हाउ मैनी एग्स, क्या फाइंड करना है, एग्स मालूम करने हैं विद 270 रुपीज़। ये रुपीज़ हों तो इसके एग्स कितने आएंगे। दो तरह की वैल्यूज़ हैं, एग्स और रुपीज़ हैं। तो जो वैल्यू मालूम करनी है ना उसको हमने पहले लिख लेना है। एग्स को पहले लिख लें क्योंकि उन्होंने कहा हाउ मैनी एग्स। यहाँ पे एक स्टेप और भी लिख सकते हैं शुरू में, लेट रिक्वायर्ड एग इक्वल टू एक्स। तो एग्स और दूसरा है रुपीज़। रुपीज़ भी लिख सकते हैं या प्राइस भी लिख सकते हैं आप। एग्स अगर 12 हों तो प्राइस उनकी होती है 180। अगर एग्स फाइंड करने हैं, अगर प्राइस उनके पास अमाउंट हो 270 रुपीज़, तो इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था, जो वैल्यू एक्स वाली होती है ना उसको बिना सोचे समझे एक्स ओवर जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो साथ ही इक्वल का साइन। अब बात आती है इनकी, इनको कंपेयर करना होता है एक्स वाली वैल्यू के साथ। अगर एग्स हमारे 180 आ रहे थे, 180 रुपीज़ की आ रहे थे 12 एग्स, अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हों तो एग्स भी हमारे ज़्यादा आएंगे। तो दोनों चीज़ें ही ज़्यादा हो रही हों, दोनों चीज़ें एक तरफ को ना, तो वो सीधा तरीका होता है, वो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं। ये 270 हमने ऐसे करके ना, असल में एरो का मतलब होता है पहले इस वैल्यू को लिखना है फिर इसको, 270 ओवर 180। भाई यही इसमें मुश्किल होता है। अब 12 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 270 और 180 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसमें जितना कैंसिल हो सकता है उनको कैंसिल करें आप लोग। इसमें देखें 0 के साथ 0 कैंसिल हो रहा है आराम से ही।
अब ये दोनों 9 के टेबल से भी काट रहे हैं, ये अगर इनको दोनों करें तो ये 6 के टेबल से भी काट रहे हैं, जैसे मर्जी आप कर लें। 9 2 दा 9 3 दा। अब 2 और 12 सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 2 1 दा 2 6 दा। अब इसमें क्या बच गया ऊपर 6 और 3, 6 3 दा 18। अब एक्स हमारा था एग्स, यानी कि 270 रुपीज़ के हमारे 18 एग्स आएंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसको ग्राफ पे शो करते हैं। ग्राफ पे शो करने के लिए जिस तरफ मर्जी आप रुपीज़ लिख लें और एक तरफ एग्स लिख लें। और रुपीज़ क्योंकि हमारे ज़्यादा हैं, उसमें गैप हमने रखना है 10 10 का गैप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप उसका गैप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 20 का भी कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस होती है, हमने पेज के हिसाब से उनका गैप रखना होता है। अगर हम उसका 20 20 का गैप या 30 30 का गैप कर लेते हैं, चलो 30 का कर लेते हैं। ये कोशिश करनी है कि इक्वल डिस्टेंस हो। इस तरह हमने लिख दिए रुपीज़। ये मैंने 30 30 का इसलिए किया है कि जो हमारी वैल्यूज़ आ रही है ना, ये दोनों 30 के टेबल में आ रही हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये कर लिया। अगर कुछ ना भी आ रही होती फिर भी इसका हम कर सकते थे। 30 60 90 120 150 180 और ये आ जाएगा 210 और आ जाएगा 240 270। दूसरी तरफ रुपीज़ हैं, वो 12 रुपीज़ भी आ रहे हैं और 18 भी आ रहे हैं। वो हम इस तरह ना उसको 3 का गैप भी कर सकते हैं, 6 6 का गैप भी कर सकते हैं। 3 6 9 12 15 18 21। ये 3 3 का मैंने गैप किया है। 3 6 9 12 15 18 18 में 21। तो ये थे हमारे एग्स। अब हमने देखा इधर 180 रुपीज़ हों तो 12 एग्स, ये 12 और 180 180 इधर से आएगा और 12 इधर से, इन दोनों के सामने एक पॉइंट बन गया हमारा। दूसरा हमने देखा कि 270 का आंसर आया हमारा 18, ठीक है ना। 270 और 18 इनके दरमियान में हम पॉइंट लगाएंगे। 18 की लाइन इधर से जाएगी, ये स्केल के साथ आपने डॉटर लाइन कर लेनी है डॉट्स में, और 270 की इधर से आएगी। ये दोनों लाइनें जिस जगह पे आपस में मिलेंगी ना, वहाँ पे एक पॉइंट हमने लगा लेना है और फिर इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। तो ये इसका ग्राफ बन चुका है। क्वेश्चन 5 है, इफ़ 30 लेबर कहते हैं मज़दूरों को, कि 30 मज़दूर हैं, डिग कहते हैं खोदना, 800 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर ऑफ अर्थ, इतनी अर्थ को वो खोदते हैं इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में वो इतनी ज़मीन को खोदते हैं। कितने बंदे हैं? 30। हाउ मैनी लेबर्स, ये जो लेबर हैं ये फाइंड करने हैं, मालूम करने हैं। विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स। अर्थ उतनी है, अगर पहले भी 800 क्यूबिक सेंटीमीटर तो बाद में भी उतनी है, और 2 आवर्स। तो फाइंड करना है लेबर। जो मालूम करना हो उसको लिख लें पहले। लेबर का मैंने LAB लिख दिया, बाकी आप चाहे पूरे स्पेलिंग भी लिख लेना। और दूसरा है आर्स का H ही काफ़ी है, या पूरे स्पेलिंग लिख लें। अर्थ क्योंकि सेम है, जो सेम हो ना उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी लेंगे तो गलत नहीं है। अगर 30 लेबर हों तो वो 3 आवर्स में उतनी ही अर्थ को खोद लेते हैं, क्योंकि अर्थ दोनों में सेम है इसलिए हमने वो नहीं लिखा। हाउ मैनी लेबर, ये मालूम करना है, वहाँ पे एक्स आ गया, इन 2 आवर्स। ठीक हो गया। अब देखें 30 मज़दूर हों तो वो 3 घंटे में वो जो उनकी जगह है ना, वो जितनी भी है वो उसकी खुदाई कर लेते हैं। अगर उतनी ही जगह 2 आवर्स में खोदनी हो तो कितने बंदे चाहिए? ठीक हो गया। अब देखिए पहले तो इसका बिना सोचे समझे x/30 और साथ ही इक्वल का साइन। अब बात आ गई इसकी, इसको आप कंपेयर करना है।
जगह उतनी है जिसकी खुदाई करनी है, वो 3 घंटे में करनी हो तो 30 बंदे चाहिए। अब हम चाह रहे हैं 3 के बजाय 2 घंटों में ख़त्म हो। इसका मतलब हुआ कि हम जल्दी उसका काम जल्दी करना चाह रहे हैं। अगर जल्दी काम करवाना होगा तो हमें बंदे पहले से ज़्यादा चाहिए। एक चीज़ पहले से कम हो रही है लेकिन ये दूसरी साइड पहले से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बंदे पहले से ज़्यादा चाहिए। तो एक चीज़ कम हो रही हो एक ज़्यादा हो रही हो ना, एक चीज़ ज़्यादा हो रही हो तो एक कम हो रही हो ना, इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स को बोलते हैं उर्दू में माकूस। माकूस का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। अगर ये ना कहना सर इसका मतलब कुछ और होता है, आपने उल्टा क्यों कह दिया, बस जेहन में रखना है माकूस, उलट। तो जब हम पता चल जाए कि एक वैल्यू कम हो रही होने से दूसरी ज़्यादा हो रही हो, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के उलट जा रही हैं, तो फिर वो होता है इन्वर्स प्रपोर्शन यानी उलट। तो किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका क्या होता है? गलत तरीका, चोरों वाला तरीका, यानी कि ऊपर से नीचे को जाते हैं हम, यानी कि दीवारें फलांग के, बाहर से दीवार फलांग के अंदर आते हैं, ऊपर से नीचे को आते हैं, ठीक है ना। सीधा तरीका होता है ना, हम नीचे से दरवाजे से जाते हैं, ये ऊपर से नीचे। ये भाई इसको याद रखना है बेटा, बाकी ये ना कहना कि चोर गेट ही तोड़ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। एक ट्रिक का याद रखने की बात को। इन्वर्स मीन उल्टा, ऊपर से नीचे, यानी पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे फिर ये वाली 3/2। भाई यही इसमें मुश्किल स्टेप होता है। अब एक्स रह जाएगा इधर ही, ये 30 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 के साथ कैंसिल कर लें, 2 के साथ 2 1 दा 2 15 दा 15 3 दा 45। तो 2 आवर्स में अगर हमने काम ख़त्म करना हो तो हमें 45 जो उसके लेबर्स हैं ना वो चाहिए होते हैं, 45, ये आंसर है। अब अगली बात आ गई, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए ये जो हमारा टेबल होता है ना जो हमने पहले बनाया, इसको सामने रखें, एक तरफ देखें ये 2 3 है, दूसरी तरफ 30 और 45 है। तो ग्राफ के ऊपर जब हम आए, एक तरफ एक्स एक्सिस कर लें, एक तरफ वाई एक्सिस है, तो जिस तरफ मर्जी आप इनकी वैल्यू लेबर को एक्स एक्सिस पे कर लें या वाई एक्सिस पे कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो आर्स हैं, आर्स हमारे मैक्सिमम 3 हैं, 1 2 3 ऐसे कर लें, 1 2 3, यहाँ लिख भी लें नीचे कि ये क्या चीज़ है, ये आर्स हैं। ये आर्स नहीं था, हाँ आर्स ही हैं। और दूसरी तरफ जो लेबर्स हैं वो हमारी 30 यानी वो 15 के टेबल में हमारी वो जा रही है, यानी एक वैल्यू हमारी है 30 है तो दूसरी 45 है। तो ये अगर हम 15 का, यानी कि हमने देखना होता है कि ये कौन सा टेबल बन रहा है, ये 15 का बन रहा है, ऐसे करके ना, ज़्यादा नहीं, 3 4 पॉइंट 15 30 45 और 60। अब पहली वैल्यू हमारी जो है ना वो है 3 और 30, ये 3 है, ये 30 इधर से जाएगा, ये पॉइंट है। दूसरी है 2 और 45, 2 का आंसर है 45, ये 2 है और ये 45, ये 2 पॉइंट बन गए। इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मिला देना ऐसे करके ना। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 men 10 आदमी हैव राशन, राशन कहते हैं खुराक, खाना पीना, फॉर 21 days इन अ कैंप, किसी कैंप में उन्होंने स्टे किया हुआ है किसी जगह पे, तो 10 बंदों के लिए 21 days का राशन मौजूद है। आदमी कितने हैं? 10 है, और डेज कितने हैं? 21। इफ़ 3 men लीव्स अ कैंप, लीव्स का मतलब छोड़ जाना, चले जाना, उन 10 में से 3 बंदे छोड़ गए हैं, तो बाकी कितने रह गए? फॉर हाउ मैनी डेज विल द राशन बी सफिशेंट फॉर द रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग मैन। तो इसमें पहले हम लिख भी सकते हैं के मैन पहले 10 थे, 10 में से 3 चले गए हैं, तो बाकी रह गए 7। तो इसमें क्या मालूम करना है? उन्होंने पूछा है हाउ मैनी डेज़, तो डेज़ इसमें मालूम करने हैं, तो जो मालूम करना होता है ना उसको लिख लें पहले इस तरफ, डेज़ है और एक है मैन। तो पहले उन्होंने बताया हुआ है कि 10 मैन्स और 21 डेज़,
10 आदमी हों तो 21 डेज़। 3 बंदे चले गए तो बाकी कितने रह गए? बाकी रह गए 7। अब 7 मैंस हों तो कितने डेज़ के लिए उनका खाना काफ़ी रहेगा, ये उन्होंने पूछा है। हमें पता है कि जब बंदे कम हो जाए तो खाना ज़्यादा ही बात है, वो ज़्यादा दिन ही चलता है ना, ये वही बात ही है। एक्स वाली वैल्यू को तो बिना सोचे बिना समझे x/21 और साथ ही इक्वल का साइन। अब इसका देखना है कि अगर बंदे पहले से कम हो जाएं तो खाना हमारा जो राशन पड़ा हुआ है ना वो उतना ही है, तो बंदे कम होने से पहले से ज़्यादा दिन चलता रहेगा या पहले से कम देर में वो ख़त्म होगा? अगर बंदे कम हो जाएं तो पहले से ज़्यादा दिनों तक वो खाना ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ कम होने से ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, एक चीज़ कम हो एक ज़्यादा हो रही हो ना, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स मीन उलट। तो किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका क्या होता है? द्वारें फलांग के, क्योरों वाला तरीका, 10/7। तो अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, 21 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 और 21 सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 7 × 7, 7 3 21, तो 10 3 30। अब पता चल गया बेटा जी, वो 30 डेज़ में खाना ख़त्म होगा बंदे 3 कम होने से। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30। अब इसको हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए जो डेज़ है ना, ये देखें कि डेज़ ये आ रहे हैं 21 है, ये 30 है, तो दोनों कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? ये तकरीबन हो रहे हैं, तकरीबन कह दिया 3 के टेबल दोनों में आ रहा है, 3 का टेबल। ये तो सेम टेबल कोई भी नहीं, इसको 1 1 का कर लेते हैं। तो जो डेज़ के लिए मैंने ना ये 3 के टेबल से, यानी 3 का इनका गैप रखा है, 3 का इंटरवल भी बोलते हैं या वक्फा कह लें, 3 6 9, और दूसरी तरफ 10 और 7 है वो 1 1 के कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आधा ज़्यादा भी लिख लेंगे तो कोई बात नहीं है। ये है मैन, 7 आप लिख लेते हैं 1 2 3। तो ये ग्राफ मैंने बना लिया, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर 10 हो तो 21, आदमी 10 हो, ये 10 की वैल्यू ये है, और 21 ने इधर से आना है स्केल के साथ ना, 21 इधर से आएगा, इनके दरमियान में ये। दूसरी है 7 और 30, मैन 7 हो, इधर 30 हमने इधर से देखना है, 30 के सामने तकरीबन ना ऐसे ये। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको स्केल के साथ हमने मिला देना है। अब ये ना कहें साथ तुसी तो हथ नाल ही लाइनें खींचे जा रहे हो, बस काम को ना थोड़ा बूस्ट करने के लिए ये स्केल के साथ आपने 2 पॉइंटों की लाइन बन जाती है, 3 की मुश्किल होती है। तो ये इसका ग्राफ बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शयान नाम है, टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग आ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। स्टेप्स कह लें कदम, हम एक कदम चलते हैं ना, अगर वो 200 कदम चलता हुआ तो वो 160 मीटर का फासला तय कर लेता है। एक इसमें स्टेप्स हैं और दूसरा इसमें मीटर्स हैं, 2 तरह की वैल्यू हैं। फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को हम मीटर भी कह सकते हैं या डिस्टेंस भी। कवर्ड बाय हिम इन 350 मीटर्स इन 350 स्टेप्स। 350 स्टेप्स हो तो कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस भी हम लिख सकते हैं या मीटर भी लिख सकते हैं। आइए देखें। अब देखें कि 200 स्टेप्स हैं और वो डिस्टेंस कर रहा है 160 मीटर्स। यहाँ पे मीटर भी लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। इसके बाद 350 स्टेप्स, अगर 350 स्टेप्स हों तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अब देखें x की वैल्यू को मैंने हम कहा कि हमेशा x/160, बिना सोचे बिना समझे x ओवर जो भी ये साथ ही इक्वल का साइन। अब बात आ गई इसकी। अब देखें कोई बंदा 200 कदम चलता है तो वो 160 मीटर
फासला तय कर लेता है। अगर वो पहले से ज़्यादा चलेगा तो उसका डिस्टेंस भी पहले से ज़्यादा ही होगा। ये कितना होगा वो बात की बात है, बस हमने यहाँ पे ये अंदाज़ा करना होता है कि कम होगा या ज़्यादा होगा बस। अगर पहले से स्टेप्स ज़्यादा हैं तो उसका डिस्टेंस भी पहले से ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए मैं ना ऊपर को एरो बनाता हूँ, ये भी ज़्यादा होने से ये भी ज़्यादा होगा। दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हो तो ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका क्या होता है, हम नीचे से ऊपर को जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि 350/200। अब ये एक ओकेशन बन गई है, ये बनानी मुश्किल होती है। अब एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स रह जाएगा इधर ही। ये 160 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा 160 था ये। तो अब इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो अल्लाह को प्यारा हुआ है। अब इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब बात आ गई है ये 2 और 16, 2 के टेबल से 16 में कट होता है। 2 1 दा 2 8 दा। अब नीचे तो 1 ही बच गया। ये 35 और 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ये 280 मीटर्स। जो भी उसका यूनिट था ना उधर मीटर से, तो ये मीटर। इस क्वेश्चन में उन्होंने ग्राफ का नहीं कहा हुआ, इसलिए हम ग्राफ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन 25 मिनट्स आ ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। इतने मिनट्स में वो ट्रेन इतने किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है, यानी इतना सफ़र तय कर लेती है। हाउ फार विल इट ट्रैवल, वो कितना ट्रैवल करेगी, कितना फासला तय करेगी इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में। तो जो इसमें मालूम करना है ट्रैवल यानी किलोमीटर आप कह लें, तो जो मालूम करना हो उसको लिख लें पहले और दूसरी वैल्यू को लिख लें बाद में, मिनट्स और किलोमीटर्स ऐसे करके। जो मालूम करना होता है ना उसको हम ऐसे भी ऊपर लिख सकते हैं, लेट रिक्वायर्ड किलोमीटर या रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहली लाइन में वो वाली बातें दोनों लिखनी होती हैं जो 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 दोनों गिवन होती हैं। 25 मिनट्स, मिनट्स के नीचे मिनट्स और किलोमीटर 20 है, 20। यहाँ पे हम किलोमीटर की जगह पे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। फिर 5 मिनट्स हों तो ट्रैवल कितना करना है वो हमने मालूम करना है। ये बिना सोचे समझे x/20 इक्वल टू, अब देखें टाइम पहले से कम हो जाए तो फासला भी पहले से कम तय होगा। ऐसी है ना, एक वैल्यू कम होने से दूसरी वैल्यू भी पहले से कम हो रही है। एक वैल्यू कम होने से दूसरी वैल्यू भी कम हो रही, दोनों ही कम हो रही हों या दोनों ज़्यादा हो रही हों तो वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर जाने का सीधा तरीका होता है नीचे से ऊपर। इनवर्स प्रपोर्शन उस वक्त होता है जब एक एरो ऊपर को हो, एक एरो नीचे को हो। ये एक दूसरे के उलट होते हैं। अगर दोनों इधर को हों या दोनों ही उधर को हों, कोई भी काम करना हो ना, अगर दोनों की सलाह एक जैसी हो तो काम अच्छे तरीके से हो जाता है, प्यार मोहब्बत से हो जाता है। जैसे घर में कोई चीज़ लेके आनी हो, अम्मी जान भी कहें लेके आनी है वही, अबू जान भी कहें वही लेके आनी है, तो वो चीज़ हो जाती है, वो काम आराम से हो जाता है। अगर एक काम कहे, अम्मी जान कहे कि लेके आनी है, अबू जान कहे कि नहीं लेके आनी, तो काम में क्या हो जाता है, फिर मसला बन जाता है ना, वो काम उल्टा हो जाता है। तो इस तरह करके भी ज़हन में रख सकते हैं आप। तो अब ये टाइम कम होने से किलोमीटर भी कम तय करेगा, दोनों चीज़ें कम हो रही हो तो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो सीधा तरीका होता है नीचे से हम ऊपर जाते हैं, यानी 5/25। अब ये जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे। अब इनकी कैंसलेशन कर लेते हैं। 5 1 दा 5 5 दा, 5 से 25 भी कट रहा है, ठीक है ना। 5 1 दा 5 4 दा, x इक्वल टू 4। ये 4 क्या आ गया, x क्या था किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर इसका आंसर आ गया।
इस क्वेश्चन में भी ग्राफ का नहीं कहा गया था, इसलिए हमने ग्राफ नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन का मतलब पर, यानी कि 1 घंटे में वो इतनी उसकी स्पीड है। मेक्स अ जर्नी, एक सफ़र करती है इन 70 मिनट्स। इस स्पीड के साथ एक कार 70 मिनट्स का सफ़र तय करती है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक एट द 70 किलोमीटर पर आवर। तो वो अगर इस स्पीड के साथ जाएगी, हाउ लॉन्ग इट विल ट्रैवल टेक अ कार ए पर आवर। अगर वो इस स्पीड के साथ ट्रैवल करे तो वो कितने मिनट में तय करेगी। अगर 50 किलोमीटर के स्पीड से जाए तो वो 70 मिनट्स में वो फासला तय कर लेती है। अगर 50 की बजाय आप उसने स्पीड कर दिया तेज़, तो वही फासले का हमने टाइम मालूम करना है, कितने टाइम में वो तय करेगा, फिर इसका ग्राफ भी बनाना है। अब क्योंकि इसमें हमने हाउ लॉन्ग विल द जर्नी, यानी वो सफ़र कितना लंबा हो जाएगा अगर इस स्पीड के साथ, तो अब हमने पहले मिनट्स क्योंकि मालूम करने हैं, तो मिनट्स लिख लिए पहले और स्पीड लिख ली बाद में। अगर स्पीड हो 50 किलोमीटर पर आवर तो वो 70 मिनट्स में तय कर लेते हैं। अगर स्पीड हो जाए उसकी 70 किलोमीटर पर आवर तो वो फिर कितना मिनट्स में वो फासला तय करेंगे। अब देखिए, हमें पता है कि जब स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाए तो टाइम हमारा कम लगेगा। चलो पहले इनको लिख ही लें, x/70। ये तो बिना सोचे समझे है ना, ये वो वाली बात है। अब स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाए तो वक्त पहले से कम लगेगा। एक वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है तो दूसरी वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। एक वैल्यू कम हो रही हो, एक ज़्यादा हो रही हो, ऐसे करके मैं आपको बताता भी चलूँ। उसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स मीन उलट। तो किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका होता है, हम ऊपर से नीचे को आता है, यानी कि दीवारें फैला के आते हैं, चोरों का तरीका, उल्टा तरीका। 50/70। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, 70 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें तो 70 से 70 डायरेक्ट ही कट के 71 था 50, ये 50 मिनट्स, इसका x का यूनिट था मिनट्स, तो 50 मिनट्स आंसर आ गया। अब इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। ग्राफ इधर ही बना देता हूँ आपको। एक इसमें किलोमीटर्स हैं और एक इसमें मिनट्स हैं। यानी एक स्पीड है, जिसको जितना मर्जी कर लें ये बराबर ही है तकरीबन, और एक लिख लें मिनट्स। तो ये भी 50/70 है, दूसरा भी 70/50 है। तो इसको आप ना 10-10 का फैसला कर लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इस तरह दूसरी तरफ भी ऐसे 10-10 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब इसमें देखें कि ये मैंने 10-10 का गैप दे दिया, इस तरफ लिख दिया मिनट्स। इसको थोड़ा सा दूर करके ना थोड़ा सा मगर लिख लें, ताकि ये नंबर्स बीच में ना ये गड़बड़ ना हो। इसकी ये वैल्यू है, स्पीड की है, ये मिनट्स की है। अब पहले 50 किलोमीटर हों तो वो 70 मिनट्स, मिनट इस तरह लिखें, मिनट 70 हैं और किलोमीटर 50 हैं। 50 ये आना इधर, ये हो गया। अब 70 का आंसर आया 50। अब 70 किलोमीटर हों तो उसका 50, ये 50 मिनट्स हैं, 50 मिनट्स इधर 70 ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मिला लेना है। स्केल के साथ बता ही दूँ, ये ना कहेंगे सारी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी की जा रहे हैं। 2 पॉइंट हो ना तो लाइन आराम से बन जाती है, उसका कोई इशू नहीं होता। 3 पॉइंट्स का इशू होता है। तो ये बेटा इसका ग्राफ बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज लास्ट फॉर अ वीक विद द फैमिली ऑफ 7 पीपल। किसी घर में फैमिली में 7 लोग हैं, उनके पास जो पोटैटोज आलू 10 kg का जो बैग है ना, वो लास्ट का मतलब कि चलना, कायम रहना, एक वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए रहता है। 7 बंदे हैं तो 10 kg का जो पोटैटो है ना वो 1 वीक के लिए काफ़ी है। अब इसमें कह रहे हैं एज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट।
अब ये नहीं समझ कहना कि बच्चे ज़्यादा आलू की चीज़ें खाते हैं और बड़े कम खाते हैं। कह रहे आप उसमें अज्यूम कर लें, आप उसमें फ़र्ज़ करें कि सारे इक्वल खाते हैं। अगर एक बंदा पाव खाता है तो सारे पाव पाव खाते हैं। ये आपने ये बात जहन में बिठा लेनी है। इसको जहन में बिठाते हुए बाकी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम अमाउंट, हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट, वो आलू जो पोटैटो कितने दिन चलेंगे इफ़ देर आर ओनली टू इन द फैमिली, कि फैमिली में सिर्फ 2 बंदे ही हों, 7 की बजाय बंदे 2 रह जाएँ तो वो आलू 7 दिनों की बजाय आप कितने दिन चलेंगे। आलू उतने ही हैं, जो चीज़ उतनी हो ना उसको नहीं बार बार लिखा जाता है। इसमें अब वीक है, अब इसमें उन्होंने कहा हाउ लॉन्ग, वो कितने दिन चलेंगे। इसको भी हम वीक को भी हम डेज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 डेज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, ग्राफ नहीं जान छड़ रहा। अगर 7 पीपल हों तो वो 1 वीक का मतलब 7 डेज़। अब अगर 2 पीपल हों तो वो कितने डेज़ के लिए होगा। अब क्योंकि वो बैग वही है, पहले जब कंपेयर किया 7 लोगों के लिए तो फिर भी वो बैग वही है, फिर वो कह रहा है कि बैग वही है, तो सिर्फ आपने अगर ये 2 फैमिली मेम्बर हों तो फिर वो कितना चलेगा। तो अब देखें बेटा कि अगर 7 लोग 7 डेज़ में खाते हैं तो बंदे पहले से कम हो गए हैं। अब वो जो बैग है ना पोटैटोज़ का वो उतना ही है, तो बंदे कम हो गए हैं तो वो उससे पहले से ज़्यादा दिनों के में ख़त्म होगा, यानी देर से ख़त्म होगा ना। बंदे कम हो गए, खाने वाले कम हो गए, तो 7 दिन की बजाय देर तक चलता रहेगा। एक वैल्यू कम होने से डेज ज़्यादा हो जाएंगे। एक वैल्यू कम हो रही हो, एक ज़्यादा हो रही हो, तो ये होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। एक वैल्यू ज़्यादा हो रही हो तो एक कम हो रही हो तो ये होता है इन्वर्स। इसको तो आपने बिना सोचे समझे ऐसे लिख देना ना। तो इन्वर्स मीन उलट, तो किसी घर में जाने का उलट तरीका होता है, ऊपर से नीचे आते हैं। 7/2। अब x रह जाएगा इधर ही, ये 7 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49/2, 7 7 दा 49। तो अब जब इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 2 दा 4, 2 4 दा 8.5। तो इस तरह से ये आंसर आ गया 24.5 है डेज़। पीछे जो आंसर दिया हो ना वो वीक्स में दिया हुआ है। अगर इसको हम वीक्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ये डेज़ की बजाय वीक रहने दें, 1 वीक, ये भी 1 रह जाए तो 1, ये 1 जाके उधर 7/2 के साथ 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, अगर वीक ही रहने दें इसको 7 की बजाय, ये क्वेश्चन इस तरह से हो चुका है आपका। मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर हम वीक ही रहने दें, ये 1 वीक है, ये 1 नहीं है, ये 1 इधर जा डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इससे जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 3.5 आ जाएगा। तो क्योंकि फिर ये वीक है, फिर डेज़ की बजाय हम वीक जब कर देंगे ना तो फिर आंसर के साथ भी वीक्स ही लिखेंगे हम। अगर डेज़ की हैं तो फिर डेज़ लिखेंगे। तो बाकी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी ग्राफ आपने इसका बना लेना खुद से। चलो ग्राफ बना ही देते हैं यार। अगर 7 पीपल हों तो 1 वीक, ये 1 2 3 4 5 6, ये वीक्स हैं इस तरफ, ये पीपल हैं। अगर 7 पीपल्स हैं तो 1 वीक, 1 इस तरफ से आएगा, 7 इस तरफ से। ये दूसरा था अगर 2 पीपल हों तो उनका आया 3.5। 3.5 होता है 3 और 4 के दरमियान में। पीपल कितने हैं? 2। ये तो इनको आपने दोनों पॉइंट्स को ग्राफ स्केल के साथ मिला देना है। तो ये इसका बेटा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर 2 कॉलम हैं, जिस नंबर से ऊपर वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे वाला भी उसी से ही मल्टीप्लाई हो रहा होता है। देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 8 3 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। अब यहाँ पे देखें कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आता है। 2 को ये पहले नंबर के साथ ही आपने हिसाब रखना है।
2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32। चलो ये तो हो गया। अब यानी कि नेक्स्ट है ये मालूम करना था। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आता है। इस पहले नंबर के साथ चेक करना है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से, तो 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, यहाँ 40 आ जाएगा। इसमें देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 आता है, 2 को 7 से, 2 7 14, तो नीचे वाले को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, यहाँ 56 आ जाएगा। इसमें आप देखें कि ये एक्स वाई है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 5 को 2 से, तो नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 2 200। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 3 से, तो नीचे वाले को नंबर को भी, ये मल्टीप्लाई हमेशा पहले वाले को करना होता है। 100 को भी 3 से करेंगे तो 300। तो अब ये इनकी यही तरतीब है, 5 10 15 20, यहाँ पे 25 फिर 30, और नीचे भी देख लिया हमें वैसे अंदाज़ा हो रहा है ये 100 200 300 400 फिर 500 और फिर 600। ठीक हो गया। अब इनका ग्राफ बना लेते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट के ग्राफ में देखें कि इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर ये तकरीबन 2 का टेबल चल रहा है और नीचे 8 का है, 8 का टेबल। इस तरह हम इसके एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू। तो वाई एक्सिस के ऊपर क्योंकि 8 का टेबल है इसलिए हम यहाँ पे इनका गैप भी 8 8 का कर लेते हैं। 8 फिर 16 24 32 40 48 56 और 64। अब देखिए इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू कौन सी है, पहले 2 और 8, 2 और 8 के सामने इधर 2 है इधर 8 है, ये पॉइंट 1 हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरा है 6 और 24, 6 और 24 के सामने ऐसे। ये ग्राफ पेपर के ऊपर आप बनाओगे ना तो बिल्कुल सीध में लाइन आएंगी, क्योंकि मैंने अंदाजे से की है। बाद दफ़ा गैप जो है कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है। अगली वैल्यू है 8 और 32, 8 और 32, ये ऐसे करके 32 इधर से आएगा और 8 इधर से आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे। आगे वैल्यू है 10 और 40, 10 और 40, इधर से 40 आ जाएगा, इधर से 10। फिर आ गया 12 और 48, 12 और 48, इधर से 48 ऐसे, ये 48 इधर से आ जाएगा और 12 इधर से आ जाएगा। ये आ गया 14 और 56, 14 इधर से और 56 इधर से। तो फिर ये इन सारी लाइंस को ना हमने स्केल के साथ जब आप बनाओगे ना ग्राफ पेपर के ऊपर बेटा, तो ये ऐसे सीधी लाइन बनेगी। ये सारे लाइनों के सारे पॉइंट से ऊपर से गुजरती हुई ये लाइन बननी है और बननी चाहिए भी। ठीक है ना। तो इसमें गैप इसलिए आ जाता है कि जैसा देखो ना, मैंने तो ऐसे अंदाजे से बनाया है, ये 10 और इसका गैप ज़्यादा हो गया, इसका कुछ कम हो गया, तो ऐसे कुछ फ़र्क आ जाता है। जब आप स्केल के साथ ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे ना तो ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट लाइन्स आएंगी। इसमें जो सेकंड है, सेकंड में एक्स वाई है। एक्स में देखें कि ये 5 5 का टेबल है, 5 10, और नीचे जो वाई में है ये 100 200, ये 100 100 का गैप है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम ये 5 5 का कर लेंगे, जो इनका जो गैप है। ठीक है ना, ऐसा जैसे 5 10 15 20 25, इस तरह ऊपर को जो वाई पे हमने 100 100 का कर लेना, 100 का, 100 200 300 400 500, इस तरह करके कर लेना है। अब पहली है ये 5 से लेके 30 तक है, अगर 30 की एक और वैल्यू भी है, मतलब हुआ कि इसका फिर 600 तक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, 600 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 6
अब ये सारी की वैल्यू हैं 5 और 100 के सामने है, फिर 10 और 200 के सामने भी लाइन है, एक पॉइंट है, फिर इसका 15 और 300 के दरमियान में भी किस चीज़ में भी एक लाइन है, इधर से 15 और इधर से 300, फिर इसका 20 और 400 के सीध में एक पॉइंट है ना, ये देखो 15 और 300, फिर 20 और 400, फिर 25 और 500, 25 और 500, 25 और 500 के सीध में, फिर 30 और 600, ऐसे करके फिर इन सारे पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मिला देना है, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये मैंने हाथ से लाइन ड्रा किया क्योंकि मैंने ग्राफ भी हाथ से बनाया है, तो ये बेटा इसका आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ वाई एक्स एंड वाई आर इनवर्स प्रपोर्शन। पहला था डायरेक्ट प्रपोर्शन, अब इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इसमें कह रहे हैं कि कंप्लीट द टेबल को कंप्लीट करें। अब इसमें ये होता है, ये जिस तरह उसमें तो होता था ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो क्योंकि डायरेक्ट था, इसमें सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, उसका उलट चलता है ये गेम सारी। अब देखें 2 को किस से डिवाइड करें कि 1 आता है, बल्कि यहीं पे चले जाते हैं इधर ही। अब देखें ये ऐसे करते हैं 1 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। इसी तरह देखें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते गए हैं, उससे अगले इसमें 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड किया ये, इसको 2 से डिवाइड किया ये, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ये इसका आंसर आ चुका है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ठीक है ना। इस चाहे पहले नंबर का हिसाब रखें, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखें कि ये तो 5 से मल्टीप्लाई करने से ये आया है, लेकिन ये जो नंबर आया है ये इसके साथ उस 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसमें 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इस वाले नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। तो जब 200 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अच्छा ये भी था, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, इधर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, और इसी नंबर को 4 से डिवाइड करने से यहाँ पे आएगा। 200 को 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा बेटा 4 5 दा 20 और 0 का 0। 200 को 4 से डिवाइड करें तो 50 आ जाता है। अब रह गया नेक्स्ट। अब देखें कि यहाँ पे 20 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें, और इसी नंबर को अगर इसको इधर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, इधर को जाना है तो मल्टीप्लाई, इधर को जाना है तो डिवाइड, सेम नंबर से डिवाइड। तो ये इसके टेबल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में भाई ये रखना होता है कि जो एक्स पे हमने 1 2 का ऐसे 1 का गैप भी रख लें फिर भी ठीक है, या 2 2 का गैप कर लें फिर भी ठीक है, और ये जो है वाई में हमने 10 10 का गैप कर लेना है। इस तरह ये 1 2 का ही रहेगा, और इसमें हम कर लेंगे 200 तक जा रहा है, इसको हम कर लेते हैं 10 10 का कर लेंगे ग्राफ पेपर पे, तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर 20 का कर लेंगे तो फिर भी ठीक है, मेरे ख्याल में 10 10 का कर लेते हैं। तो अब बेटा इन वैल्यूज़ को देखते हुए हम इनकी ग्राफ मैंने इस तरह बनाया है। पार्ट 1 का इस तरफ मैंने किया है, ये 2 4 6 ये 2 का गैप है, इधर 10 10 का गैप है। तो टेबल आपके सामने होगा, एक 1 और 80 के सामने। 1 कहाँ पे आएगा, 1 आएगा बेटा 0 और 2 के दरमियान में 1 होगा, 1 और 80 यहाँ पे। तो टेबल आपने कंप्लीट कर लिया होगा, टेबल आप अपने सामने रखें, तो फिर उसको देखते हुए मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फिर आ रहा है 2 और 40, ये 2 है और ये 40 है, ये इधर से 2 इधर से 40। फिर आ रहा है नेक्स्ट, आ रहा है 4 and 20, 4 and 20, ये ठीक है, 2 और 40 का ये था।
फिर आ रहा है 4 एंड 20 हो गया, फिर 8 एंड 10, 8 x 8 है और 10। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 16 एंड 5, 8 के बाद 16 एंड 5, ऐसे करके। तो ये तमाम पॉइंट इसके बन चुके हैं। तो ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ये मुझे लग रहा है फ्री हैंड ग्राफ है। तो इनके पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। फिर आपने ग्राफ पेपर के ऊपर इसका इक्वल जो डिस्टेंस है वो करके भी देख लेना है कि ग्राफ क्या है, ऐसा इसका फ्री हैंड ग्राफ ही बन रहा है या स्ट्रेट लाइन वाला बन रहा है। तो मैंने कहा ये फ्री हैंड ग्राफ बन रहा है, चलो इसको ज़रा कन्फर्म करने के लिए ग्राफ पेपर के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। पहली वैल्यू थी 1 एंड 80, x 1 था y 80 था। ये एक पॉइंट है, एक एक का, ये 1 2 3, इस ये ऊपर को जा रहा है ना, ये 20 40 इस तरह 60। तो जो एक छोटा बॉक्स है ना, ये 2 पॉइंट का है। तो पहला था 1 और 80, 1 और 80 ये पहला पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरा है 2 और 40, इधर से 2 ये और 40 ये हो गया। अब आगे थी वैल्यू 4 एंड 20, 4 ये 3 के बाद 4 और 20 ये। नेक्स्ट वैल्यू थी हमारी 8 और 10, 6 7 8, 8 इधर से आ जाएगा और 10 इधर से गिन लें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसके दोनों के सामने यहाँ पे ये 10 है, ये 10 है और ये 8 है, क्योंकि 6 7 8 ये इसका 20 का हाफ यहाँ बनता है, ये 10। अब आगे देखें कि आगे आ रहा था 16 और 5, 15 के बाद 16 और 5, इसका हाफ हो जाएगा 1 2 हाफ यहाँ पे, और 16 ये यहाँ पे। तो ये ग्राफ पेपर पे भी हमें अंदाज़ा हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा, ये एक फ्री हैंड ग्राफ ही बन रहा है। देखो ना, इसको अगर हम ऐसे लेके जाएं तो ये स्केल के साथ नहीं बन रहा, ये इस तरह करके बनेगा ये। अब नेक्स्ट बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको मैं ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने उम्मीद है कि ये वैल्यूज़ अपनी बुक्स के ऊपर लिखी होंगी, तो वहाँ से देख के आप इस वैल्यू को देखेंगे। मैं इन वैल्यूज़ को देख के ग्राफ पेपर के ऊपर इनको बनाता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें एट ए टाइम ग्राफ इधर कैमरे के सामने लानी थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए। पहली वैल्यू आती है 1 और 200, ये 1 है, ये 200 है, इन दोनों के सामने। दूसरी वैल्यू 2 एंड 100, 2 और 100, ये 100 है, ये 2 है। चाहे आप ऐसे डॉट्स भी कर सकते हैं या स्केल के साथ भी ऐसे करके कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। जब ग्राफ पेपर पे बना रहे होंगे ना, फिर लाइनें वो सीधी चल रही होती हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारी पॉइंट कहाँ पे आना है। ये तीसरी वैल्यू थी हमारी 4 एंड 50, 4 ये और 50 ये, ऐसे करके। ये मैंने 10 10 का गैप रखा है, 10 20 30। अब तीसरी वैल्यू हमारी है 5 एंड 40, 5 ये 40 इधर से आएगा ये आप स्केल के साथ ना या ऐसे डॉटर लाइन लगा सकते हैं 40 और 5 के दरमियान। अगर 8 एंड 25, 8 ये और 20 और 30 के दरमियान में आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 8 और 25। नेक्स्ट है 10 एंड 20, ये 10 है और 20 ये थोड़ा सा नीचे इसके आ जाएंगे इधर से ऐसे। तो इस ग्राफ की वैल्यू से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये भी एक फ्री हैंड ग्राफ है। तो हम ऐसे करके इनको फ्री हैंड से इनको मिलाते जाएंगे ऐसे करके। तो ये बेटा इसका ग्राफ बन गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।